गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टीवीएस मैथ। देखिए, कल हम लोगों ने बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया था, तो उसका सबसे पहले थोड़ा सा उसको समराइज करते हैं, फिर इसके बाद दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या होता है। तो जितने भी सजीव हैं इस संसार में, पेड़ पौधों को भी सजीव ही माना जाता है, चूँकि उनमें भी सारी क्रियाएँ होती हैं, बस केवल वो चल नहीं सकते हैं। तो सजीवों के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। बायोलॉजी की अब दो ब्रांचें हमने पढ़ी, सबसे पहले जूलॉजी और फिर बॉटनी। तो अब चूँकि बहुत समय तक जूलॉजी को भी बायोलॉजी ही माना जा रहा था, तो जूलॉजी के जनक भी कौन है? अरस्तु। और बॉटनी के जनक है थियोफेस्टस। फिर इसके बाद हम लोगों ने कोशिका को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कोशिका यानी सेल, और इसका बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। और इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म की। तो माइक्रो से हमने याद कर लिया था माइको, तो इस तरह से आप याद रखिए लिंक करके। और अगर हम मनुष्य में देखें, मानव में देखें, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है फीमेल के ओवम के, ओवम यानी अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका होती है तो वह होती है मेल में स्पर्म के। तो स्पर्म, तो इससे आप याद रखें। और सबसे लंबी कोशिका होती है हमारे ब्रेन के। ब्रेन की कोशिकाओं को कहा जाता है न्यूरॉन, और न्यूरॉन के डॉक्टर को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। तो इस तरह से। और देखिए, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले हम कोशिका का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए, ये है सेल मेम्ब्रेन। इसको हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर ये जो परत चढ़ी होती है ताकि ये और मजबूत हो जाए, तो इसको कहते हैं सेल वॉल। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन मनुष्य के अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब जिनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है उनके अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। बट जैसे पेड़ पौधे हो गए तो इनको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब इनको सुरक्षा के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इनके अंदर क्या होता है? सेल वॉल। तो अगर पूछे कि जानवरों में, पेड़ पौधों में क्या क्या होता है, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगी और सेल वॉल भी होगा। लेकिन जंतुओं में, मनुष्य में क्या होता है? तो उसमें केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। अब देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और इसको क्या कहा जाता है? काइटिन। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है काइटिन नामक प्रोटीन की, इसको कहते हैं काइटिन। देखिए, कल एडिटिंग में गड़बड़ हो गया था, नहीं मैंने कल भी बताया था, तो इसको आज मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। और ये जो होती है सेल वॉल, तो ये सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है सेल वॉल? तो ये जो कोशिका भित्ति होती है जो पेड़ पौधों में पाई जाती है, तो ये बनी होती है सेलुलोज की। तो सेलुलोज का और क्या बना होता है? तो देखिए, जैसे कपड़े हो गए और जो नोटें होती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें बनी होती हैं सेलुलोज की। सेलुलोज को केवल जानवर पचा सकते हैं, हम लोग नहीं सेलुलोज को पचा सकते हैं। तो अब हमने ये देख लिया, फिर इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो देखिए, सबसे पहले होता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्या पढ़ा था? गोल्जी बॉडी, फिर पढ़ा था वैक्यूल्स, फिर वैक्यूल्स के बाद क्या पढ़ा था? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। इसके बाद पढ़ा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ तक कल हम लोगों ने देख लिया था। तो देखिए, इसके आगे थोड़ा सा इसको समराइज करके फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हमने किसको कहा था? तो माइटोकॉन्ड्रिया जितनी भी संसार, चूँकि हमारे शरीर में जो होता है तो असंख्य कोशिकाएँ होती हैं, मतलब जिनको नहीं गिना जा सकता, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऑक्सीजन लाना। तो अब इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसके अंदर एक साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल। उस साइकिल को चलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब वो साइकिल चलती है तो उसके एक बार में चलने से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ये एटीपी क्या होता है? तो इसको भी मैंने बताया था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो जब 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तब जाके हमारे शरीर में एक ग्लूकोज बनकर कंप्लीट होता है, और ग्लूकोज से फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से हमारा पूरा शरीर चलता है। तो इसको कौन देता है? मैंने ये सारी की सारी डिटेल कल डिस्कस की थी, तो आप वहाँ से देखिए। और फिर इसके बाद हमने गोल्जी बॉडी में क्या पढ़ा था?
तो गोल्गी बॉडी क्या करती है कि जो भी हमारे शरीर की एनर्जी होती है तो उसको ट्रांसफ़र करती है कि किसको कब एनर्जी चाहिए। जैसे हमारे हाथों को अभी एनर्जी चाहिए तो हमारे पैरों से लेकर एनर्जी हाथों तक पहुंचा देगी। जब धावक को पैरों में ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो जहां नहीं एनर्जी चाहिए वहां से लेकर ट्रांसफ़र कर देती है। वैक्यूल्स को कहा था हमने रसधानी, क्या कहा था, रसधानी। ये क्या करता है, तो ये पानी को स्टोर करता है। अब चूँकि हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, सभी को जल चाहिए, तो ये हर एक कोशिका में एक वैक्यूल्स भी होता है, तो वो वहाँ पर जल की आपूर्ति कौन करता है, वैक्यूल्स। इसको हिंदी में कहते हैं रसधानी। फिर इसके बाद हमने देखा था सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, देखिए जैसे कहीं मान लीजिए हमारे चोट लग गई तो वहाँ की कोशिका मर जाती है, फिर इसके बाद उसका पुनः निर्माण कौन करेगा, वो कोशिका कैसे बनेगी, तो उसको बनाता है सेंट्रोसोम। यह बच्चों में ज़्यादा ही एक्टिव होता है सेंट्रोसोम। और जो लीवर होता है हमारा, तो लीवर के पास से बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए कहते हैं कि अगर लीवर ख़राब हो गया तो वह फिर से बन जाता है अपने आप से। और ये ब्रेन में सबसे कम होता है, ब्रेन में जो हमारा माइंड है इसमें सबसे कम सेंट्रोसोम होता है। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए इसका ज़्यादा होना भी अच्छा है लेकिन अति ज़्यादा होना बुरा है। तो सेंट्रोसोम क्या करता है कि जैसे मान लीजिए मुझे ज़रूरत, जैसे मेरी कोई कोशिका कहीं की कोशिका की ख़त्म हो गई, अब क्या करना है कि यहाँ पर 10 कोशिकाओं को बनाना है, लेकिन इसने 1000 कोशिकाओं को बना दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा में कोशिका होंगी वो आसपास की कोशिकाओं को डिस्टर्ब करेंगी, तो वही हो जाता है कैंसर। तो मतलब सेंट्रोसोम हद से ज़्यादा एक्टिव होगा तो हमें कैंसर नामक बीमारी हो जाती है। तो ये लीवर में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ होगा, लीवर में। लेकिन यह ब्रेन में सबसे कम होता है, ब्रेन में होता ही नहीं है, लेकिन ब्रेन में भी देखिए, तो ब्रेन में इसलिए कैंसर नहीं होता है। ब्रेन में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। ये हुआ ब्रेन, ब्रेन में 90% होता है न्यूरॉन और 10% होता है गिलियल सेल। तो देखिए ये 90% जो न्यूरॉन होता है इनमें बिल्कुल नहीं होता है सेंट्रोसोम, लेकिन ये जो गिलियल सेल होती हैं 10%, इनमें होता है सेंट्रोसोम। तो ये जो गिलियल सेल होती हैं इनमें सेंट्रोसोम होता है। तो अब इसीलिए ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। और कभी मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर ही कितना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ सेंट्रोसोम मतलब बहुत ही कम एक्टिव रहता है, नाम मात्र का। इसलिए हमारे ब्रेन में किसी ने बहुत तेज़ी से धक्का मार दिया तो फिर उसको हम लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल, और क्या रह गया था, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को, थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा करता है एग्जामिनेशन में कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है और इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। तो ये भी आप याद रखिए, और इसके आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। ये कल की क्लास का हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया। देखिए हमने ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली। अब आज हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल से। तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। अब ये क्या होता है, तो देखिए ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे हमारे कोशिका के अंदर की जो कंकाल होता है उसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने कल भी इसके बारे में डिटेल से समझाया था कि क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारी कोशिकाओं को पिचकने से कौन बचाता है, तो वो बचाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो यह 2 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन, इसका शॉर्ट नाम आप याद रखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर बना लिया, इसके 2 पार्ट कर दिए। इसका एक भाग जो है वह चिकना होता है, एकदम स्मूथ, और एक भाग होता है रफ, खुरदुरा। एक भाग क्या होता है स्मूथ, एक भाग क्या होता है रफ यानी चिकना। तो जो ये होता है तो इसमें क्या बनता है स्मूथ वाले पार्ट में, तो स्मूथ वाले पार्ट में बनता है वसा।
वसा यानी फैट, इसी को क्या कहते हैं, चर्बी। वसा को क्या कहते हैं, चर्बी। लेकिन जो रफ वाला पार्ट होता है तो यह इस तरह खुरदुरा होता है। क्या होता है, खुरदुरा होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो खुरदुरा वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। अब ये क्या होता है राइबोसोम, तो इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। चूँकि यह प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम हमारे शरीर में जो भी एनर्जी चाहिए तो उसके लिए प्रोटीन बनाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री। अब प्रोटीन भैया कैसे बनती है, तो उसको भी देखिए कि प्रोटीन कैसे बनती है हमारे शरीर में। देखिए दो क्रियाएं होती हैं, एक होती है एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, और एक क्या होती है, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हिंदी में उपचय, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपचय। अब ये होते क्या हैं, तो देखिए उपचय क्या होता है, छोटे छोटे पदार्थों का, जैसे हम जो जुड़ जाना, छोटे छोटे पदार्थों का जुड़ के एक बड़ा पदार्थ बना लेना, उसको कहते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। और ये किसकी, जैसे ग्लूकोज बनता है तो 38 एटीपी, जब 38 एटीपी पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तब एक ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, ग्लूकोज। तो एनाबॉलिज्म यानी छोटे 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 पार्टों का आपस में जुड़ जाना। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, तो कैटाबॉलिज्म, कैटा से आप याद करिए काटा, काटा, जब हम किसी चीज़ को काटते हैं यानी छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब बड़ी एक कोई बड़ी वस्तु है, बड़ी चीज़ है तो उसको छोटे 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 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। कैटा यानी काटा, काटा मतलब छोटा छोटा कर देना। तो इस तरह से आप याद रखिए एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब देखिए प्रोटीन, हमारे शरीर में प्रोटीन बनता कैसे है, तो देखिए ये 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, तो ये हो गए 10 एमिनो एसिड प्लस 10 एमिनो एसिड, ऐसे हो गए। अब ये जो 10 एमिनो एसिड होते हैं भैया, तो ये हमारे शरीर में स्वतः पहले से होते हैं, ये स्टोर होते हैं, और ये जो 10 होते हैं इनको हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीज़ों से। तो ये 10 एमिनो एसिड हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं और ये स्वतः ही हमारे शरीर में होते हैं। तो इस तरह से कितने हुए, ये 20 एमिनो एसिड। और जैसे ही ये 20 एमिनो एसिड हो गए तब जाके एक प्रोटीन बनता है, तब जाके क्या होता है, एक प्रोटीन बनता है। अब ये प्रोटीन का काम क्या होता है, तो देखिए प्रोटीन का काम होता है शरीर में ग्रोथ करना, वृद्धि, शरीर में क्या करना, ग्रोथ करना, पहला काम होता है इसका। इसके 3 काम याद रखिए आप, मेन। दूसरा काम क्या होता है, यह शरीर में वृद्धि करता है, वृद्धि के लिए सहायक होता है, और यह शरीर को मेंटेनेंस करता है, मेंटेन करता है, मेंटेनेंस, यह शरीर को मेंटेनेंस करता है। और इसका तीसरा काम क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हमारे अंदर तीसरा यहाँ लिख लेते हैं, तो जैसे हमारे अंदर ग्लूकोज नहीं है, किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं है, तो सबसे लास्ट का विकल्प होता है, जब हमारे पास कहीं से कोई एनर्जी नहीं होती है तो सबसे लास्ट का विकल्प होता है कि हमारा शरीर जो भी प्रोटीन होगी, जैसे कोई व्यक्ति धरना प्रदर्शन में बैठ गया है, कई दिनों से किसी ने खाया नहीं है, तो वो अब एनर्जी कहाँ से प्राप्त करेगा, तो जो उसके अंदर शरीर में प्रोटीन पहले से स्टोर होगी, उस प्रोटीन का डिस्ट्रॉय होगा, यानी उसका यूज होगा। ओके, तो ये प्रोटीन के आपके, और इसके डिटेल से प्रोटीन के बारे में हम पूरे, एक टॉपिक है प्रोटीन, तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ कोशिका के पार्टों के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी को आगे ले जाएं। हम लोगों ने ये देख लिया प्रोटीन। अब क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है, तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद होता है राइबोसोम, राइबोसोम भी देख लिया। तो क्या क्या हो गए हमारे, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गए, और सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम इसी का पार्ट है। और अब इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस। तो अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। तो देखिए न्यूक्लियस
यानी केंद्रक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हिंदी में? केंद्रक, केंद्रक। तो देखिए केंद्रक कैसे बनता है, तो केंद्रक में जो होता है, केंद्रक की पहले खोज किसने की थी? तो देखिए केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब कल से हम लोग काफ़ी खोजें पढ़ रहे हैं तो कन्फ्यूजन भी होगी। रॉबर्ट ब्राउन, देखिए हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका यानी दो प्रकार की, जैसे मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो मृत कोशिका की खोज की थी मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। चूँकि हम किसी चीज़ से हुक से ही निकालते हैं और मृत कोशिका छोटी कोशिका होती है, तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। मैंने कल लिख दिया था एंटोनी डॉन, डॉन याद करवाने के लिए लिखा था, फिर इसके बाद मिटाया नहीं था उसको, तो आप याद रखिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब हॉक बड़ा होता है और जीवित कोशिका भी बड़ी होती है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। देखिए भाई आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए। मैं देखिए यहाँ कुछ भी नहीं रखे हूँ पढ़ाने के लिए, और जब मुझे याद हो सकता है तो आप लोगों को तो याद ही हो सकता है। बस आप प्रयास करिए तो सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। आप रिवाइज करिए, जब लेटने जाइए तब रिवाइज करिए वहाँ माइंड में। तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखिए हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसकी खोज किसने किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने या रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे देखिए केंद्रक क्या होता है? जो बीच में पाया जाता है। तो ब्राउन हम कैसे याद रखें? रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। तो जो आम होता है, आम, तो आम के बीच में क्या होती है? गुठली, गुठली बीच में ही होती है, उसको हम केंद्रक कह सकते हैं ना। और गुठली का कलर कैसा होता है? ब्राउन। तो वहाँ से हम कैसे याद रखेंगे? रॉबर्ट ब्राउन यानी केंद्रक। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो ऐसे आप याद रखिए इसको। क्या होता है न्यूक्लियस में? तो न्यूक्लियस में 90% प्रोटीन होती है। 90% क्या होती है? प्रोटीन। और इसमें जो 10% बचता है वो 10% डीएनए वगैरह होते हैं, डीएनए और इसके छोटे छोटे पार्ट, जीन। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखिए न्यूक्लियस का क्या काम होता है। न्यूक्लियस का अब हम काम देखते हैं कि न्यूक्लियस का काम क्या है, क्या रोल है इसका कोशिका में। देखिए हम शब्दों को इतना बारीकी से तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं कि बस आप एक बार क्लास तो देखिए। क्लास देख लेंगे तो आपको ये बहुत सारे शब्द मिलते रहते हैं, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पता नहीं रहते। इसीलिए मैंने एक कोशिका के अंदर ये सारे पदार्थ पाए जाते हैं, तो देखिए सिस्टमेटिक ढंग से समझा दिया है। बस आप थोड़ा सा हिम्मत रखा करिए कि थोड़ा सा बड़ा पढ़ना है, इससे बड़े एग्जाम भी कवर हो जाएंगे। यूपी पीसीएस लेवल आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, आप विश्वास मानिए। आप बढ़िया पढ़िए, इससे नोट्स बनाइए और इसको बार बार रिवाइज करिए। तो अब जब देखिए एग्ज़ाम देना ही है तो थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखिए और पढ़ने की हिम्मत रखिए। थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने में क्या जाता है। तो देखिए न्यूक्लियस का काम क्या होता है। न्यूक्लियस जो होता है, अब जैसे ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इनके बीच बीच में देखिए द्रव भरा होता है, चूँकि ये आपस में ताकि टकरा ना जाए। जैसे हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं, अब मान लीजिए इनके अंदर कुछ नहीं है तो ये सारे के सारे मिल गए, तो ये टकरा ना जाएंगे आपस में। तो देखिए न्यूक्लियस का काम क्या होता है, इनके सभी के बीच में द्रव भरा होता है ताकि ये सभी अलग अलग रहें। तो अब न्यूक्लियस का काम होता है, जैसे अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कि मुझे नहीं काम करना है, और ये कहेगा गोल्जी बॉडी कहेगा मुझे भी नहीं करना है, वैक्यूल्स कहेगा कि मुझे भी नहीं करना है, सेंट्रोसोम कहेगा मुझे नहीं करना। तो इन सब को लीड करने के लिए, इन सब को संभालने के लिए किसके पास पावर होती है? तो वो न्यूक्लियस के पास होती है। न्यूक्लियस इनको समझा सकता है, इनको कह सकता है, इनको लीड कर सकता है, लेकिन इसको पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है। जैसे पुलिस क्या करती है, पुलिस हम लोगों को पकड़ ले जाती है ना, लेकिन पुलिस को दंडित करने का अधिकार नहीं होता है। हमको दंड कौन सुनाता है? जज। तो आप वहीं से लिंक करके इसको याद रखिए। इनको मतलब संभाल सकता है, कह सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम अपना काम देखो, गोल्जी बॉडी तुम अपना काम करो, वैक्यूल्स तुम अपना काम करो। लेकिन अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ये इनको बाध्य नहीं कर सकते, इसके पास पनिशमेंट पावर नहीं होती है, ये पनिशमेंट नहीं कर सकता, दंडित नहीं कर सकता। तो भैया दंडित कौन करेगा? अब दंडित तो करना ही पड़ेगा। नहीं मान लीजिए ये लोग निकम्मे हो गए, कह देंगे माइटोकॉन्ड्रिया कहे कि मुझे नहीं करना है, गोल्जी बॉडी कहे कि मुझे नहीं करना है, क्या कर लोगे? तो देखिए इनको कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? तो वो होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या करता है? तो देखिए लाइसोसोम के अंदर एक द्रव होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक लिख लीजिएगा, TIC आगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
एंजाइम, स्पेलिंग मुझसे देखिए मिस्टेक हो जाती है तो आप इसमें थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है इसमें। तो ये क्या करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अगर ये कहेगी माइटोकॉन्ड्रिया कहेगी मुझे नहीं अपना काम करना है, तो ये समझाएगा पहले न्यूक्लियस, कहेगा कि मान जाओ कर दो, लेकिन कहेगी नहीं मुझे करना है, तो फिर ये कहेगी लाइसोसोम को, तो यहाँ हम रख लेते हैं लाइसोसोम। अब ये जाएगी तो इससे कहेगी कि देखो ये नहीं काम कर रहा है, तो लाइसोसोम ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है ये छिड़क देगा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया का फिर काम कौन करेगा, तो फिर जो बगल की माइटोकॉन्ड्रिया होगी तो उससे ये बन जाएगी। तो इस तरह से पनिशमेंट कौन करता है, लाइसोसोम। और लेकिन इनको हेड कौन है, इनको लीड कौन करता है, समझाता कौन है, तो ये समझाता है, इनको संभालता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सभी को संभालता है, बट इसको दंडित करने का अधिकार नहीं होता, दंडित करने का अधिकार होता है लाइसोसोम को। अब मान लीजिए अगर एक एक ना करें तो ठीक है, लेकिन अब ये सारे के सारे अगर प्लानिंग बना लें कि नहीं करना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहे मुझे नहीं करना है, गोल्जी बॉडी कहे कि मुझे भी नहीं करना, मतलब जितने भी हैं सारे के सारे मान लो निकम्मे हो गए, तो फिर लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम अपने आप को फाड़ देता है। जब फाड़ता है तो ये द्रव निकलता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलता है तो ये पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। फिर जब ये पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है तो फिर वहाँ घाव बन जाता है काला काला। फिर क्या होता है कि डॉक्टर हमें सलाह देता है कि आप गर्म पानी से सेंकिए, थोड़ा सा नमक मिलाइए उसमें, तो उसमें जो सेंसर होता है तो वो सेंसर वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, तो जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं तो वह झांकती हैं कि क्या हो गया है, ऐसे देखते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो लोग अपना लाइसोसोम थोड़ा थोड़ा उसमें छिड़कना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सब नष्ट हो गए तो यहाँ गंदगी तो फैल ही जाएगी, तो फिर अपना वो थोड़ा थोड़ा लाइसोसोम छिड़कने लगेंगे, और जैसे ही छिड़केंगे तो फिर वो धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा। तो पहले जैसे कहीं लग जाता है हम लोगों के तो वो काला काला पड़ जाता है, फिर इसके बाद धीरे 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 करके वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे लाइसोसोम और न्यूक्लियस। ओके, तो देखिए मैंने जितना आसान भाषा में हो सका है समझाने का प्रयास किया है भाई लोगों, और आप पढ़िए देखिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए हम लोगों का, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सारी चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। तो देखिए, तो ये अब द्रव जो भरा होता है तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो द्रव भरा होता है ये सारा का सारा द्रव, ताकि ये वेक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम ये आपस में न टकराएं, तो इस द्रव को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहता है, द्रव। कोशिका द्रव। अब देखिए इसको कहते हैं, कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, साइटो, तो ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है, ये जितने भी ये मेन पार्ट हैं कोशिका के, तो इन सभी को आपस में टकराने से रोकता है। लेकिन देखिए न्यूक्लियस में भी एक इसी प्रकार का द्रव होता है। देखिए जिस प्रकार से साइटोप्लाज्म पूरी कोशिका के अंदर ये द्रव भरा रहता है ऐसे ऐसे, फिर वो उसमें तैरते रहते हैं गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे तैरते रहते हैं। लेकिन ये जो बीच में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक द्रव होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक द्रव होता है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव होता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। द्रव नहीं है, द्रव्य है, द्रव्य, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया केंद्रिका द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये क्या हो गया, ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब वैज्ञानिकों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि दिमाग लगाया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, और क्या हो गया, लाइसोसोम। तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस देखिए, तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि किसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो अगर हम देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को निकालेंगे तो भी काम चल जाएगा, दूसरी कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया के शिफ्ट हो जाएगी। अगर सेंट्रोसोम को निकालेंगे तो भी काम चल जाएगा, वैक्यूल्स को निकालेंगे तो भी काम चल जाएगा। और ये जो होता है, ये क्या होता है,
साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ये जो द्रव भरा होता है साइटोप्लाज्म। तो पुरकिंजे नामक खतरनाक वैज्ञानिक ने, मतलब पुरकिंजे एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा दिया, इसलिए मैंने उनको खतरनाक कर दिया। तो पुरकिंजे ने क्या किया कि इंजेक्शन के माध्यम से ये जितना भी द्रव है साइटोप्लाज्म में जो भरा कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य को इंजेक्शन के माध्यम से निकाल लिया। अब जब उसको निकाल लिया गया तो ये सब मर गए, माइटोकॉन्ड्रिया भी मर गई, सेंट्रोसोम भी मर गया, ये भी मर गया, वैक्यूल्स, और तो ये इनकी सभी की डेथ हो गई, गोल्जी बॉडी वगैरह की सबकी डेथ हो गई। बस केवल एक चीज़ बच गई, वो थी न्यूक्लियस। तो अब इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया, पहले इसको निकाल लिया कोशिका द्रव को, तो ये सब मर गए। अब दोबारा क्या किया कि जब इसको निकाला न्यूक्लियस के द्रव को, तो ये न्यूक्लियस ख़त्म हो गया। तो सोचा कि ना इसके बिना काम चल सकता है और ना ही इसके बिना काम चल सकता है, तो काम चलाने के लिए मिनिमम इन दोनों को चाहिए, यानी साइटोप्लाज्म भी चाहिए और न्यूक्लियोप्लाज्म भी चाहिए। तभी एक कोशिका के लिए ये द्रव भी चाहिए साइटोप्लाज्म, और ये भी चाहिए न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, चूँकि बिना न्यूक्लियस के देखिए कैसे कोशिका संचालित होगी, न्यूक्लियस तो चाहिए ही होगा, नहीं इन सबको कौन कंट्रोल करेगा। कंट्रोलिंग पावर होती है न्यूक्लियस के पास। अगर मान लीजिए ये द्रव निकाल लिया गया तो न्यूक्लियस ख़त्म हो जाएगा, अगर न्यूक्लियस ख़त्म हो जाएगा तो ये लोग यहाँ अराजकता फैल जाएगी, इसलिए न्यूक्लियस को बचाने के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म चाहिए। तो ये मतलब अगर एक कोशिका को प्रॉपरली चलाना है तो क्या क्या चाहिए हमें, साइटोप्लाज्म चाहिए और क्या चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों का संयुक्त रूप चाहिए, यानी ये दोनों रहना चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को क्या कहते हैं, अगर इसको भी मिला दें, इसको भी मिला दें, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, अगर इन दोनों को मिला दें तो उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों के संयुक्त रूप को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। थोड़ा सा और बचा है, देखिए हम लोग निपटा लेते हैं फटाफट से। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख लें। ओके, तो देखिए अब क्या होता है, जैसे ये हो गई कोशिका, तो अब इसको मूविंग भी तो करना होता है किसी किसी कोशिकाओं को। तो मूविंग कराने के लिए हमको एक बाल नुमा संरचना दिखाई देती है। जो भी कोशिकाएं मूविंग करती हैं तो उनमें बाल नुमा संरचना होती है। क्या होती है? बाल नुमा संरचना। इसको कहते हैं सीलिया एवं फ्लैजेला। क्या कहते हैं? सीलिया एवं फ्लैजेला। अगर कोशिका मूविंग करेगी उसी में ये पाए जाएंगे, ये जो बाल नुमा संरचना दिख रही है, तो इसको कहते हैं सीलिया एवं फ्लैजेला। अब पूछेगा क्वेश्चन इस तरह पूछता है घुमा के कि जो कोशिकाएं मूविंग नहीं करती हैं, जो कोशिकाएं चलती नहीं हैं, तो क्या उनमें सीलिया एवं फ्लैजेला पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, चूँकि इनका काम ही होता है कोशिका को मूविंग कराना। अब पूछेगा कि सीलिया एवं फ्लैजेला में बड़ा कौन होता है, सीलिया की फ्लैजेला? तो सीलिया, देखिए सीलिया को हम लिख लेते हैं सी, और फ्लैजेला को लिख लेते हैं एफ। तो कौन बड़ा है, सी बड़ा है कि एफ? इसका होता है 3 अल्फ़ाबेट से अगर देखें, और इसका होता है 6, तो कौन बड़ा होगा? एफ बड़ा होगा, चूँकि ये 6 है। तो सीलिया एवं फ्लैजेला में बड़ा कौन होता है? फ्लैजेला। अब देखिए, तो अब क्वेश्चन अगर हम देखें मोटे तौर पर, तो देखिए पूछेगा कि लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है। तो देखिए त्वचा में भी लाइसोसोम पाया जाता है, मांस में भी पाया जाता है, हड्डियों में भी पाया जाता है, सभी जगह जहाँ जहाँ भी कोशिकाएं होती हैं सभी जगह पाया जाता है लाइसोसोम। लेकिन ब्लड में नहीं लाइसोसोम पाया जाता, ब्लड में। अब देखिए ब्लड में क्यों नहीं लाइसोसोम पाया जाता, तो देखिए भैया भगवान बहुत बुद्धिमान था, इसमें तो कोई संशय वाली बात है नहीं। तो ब्लड में अब लाइसोसोम क्यों नहीं पाया जाता, तो देखिए जैसे ब्लड क्या होता है, ब्लड मूविंग पार्ट है शरीर का, मूव करता रहता है। अब मान लीजिए ब्लड की कोई ब्लड की कोशिका का कोई पार्ट खराब हो गया, तो जब वो लाइसोसोम छिड़केगा उसमें, तो वो आगे निकल गई, और जिसमें नहीं पड़ना चाहिए था वो पड़ गई। तो इसीलिए ना मिलके उसमें होता है प्लीहा। क्या होता है? प्लीहा।
प्लीहा, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। ये एक छन्नी प्लीहा होता है तो ये छान लेता है। जैसे ब्लड की जो ब्लड के कोशिकाओं का जो भी पार्ट खराब हो गया तो प्लीहा उसको छान लेता है। अब ब्लड का मेन पार्ट होता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। तो आरबीसी 120 दिन के बाद उसको नष्ट ही हो जाना है, तो वह नष्ट आरबीसी जो है 120 दिन के बाद ऑटोमेटिक मतलब नष्ट हो जाता है। इसलिए वहाँ जो है लाइसोसोम की आवश्यकता नहीं होती है। और क्यों नहीं भगवान ने प्लीहा की जगह में लाइसोसोम क्यों नहीं दिया, तो ये भी मैंने बता दिया कि लाइसोसोम अगर डाला जाएगा उसमें तो डाला कहीं जाएगा, और वो चूँकि वो मूविंग पार्ट है तो तब तक रक्त आगे बढ़ चुका होगा, मरना किसी कोशिका को होगा, मर कोई और जाएगी। तो इसलिए आरबीसी 120 दिन बाद स्वतः नष्ट हो जाती है, वह स्वतः खराब हो जाती है और उसको प्लीहा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो और कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा हम लोगों से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।